नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। समर्पण और सियासत, आईएनडी स्पेशल के आज के संस्करण में आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी एक नया अभियान शुरू करने जा रही है जिसका नाम है समर्पण निधि अभियान। यह अभियान बूथ लेवल तक चलेगा। अभियान से पार्टी आत्मनिर्भर बनेगी, ऐसा पार्टी का कहना है, और इसमें पार्टी ने 100 करोड़ जुटाने का टारगेट रखा है। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चंदे का धंधा कर रही है। बीजेपी का ये जो समर्पण संग्रहण अभियान है, ये 11 फरवरी से शुरू होगा और इस अभियान के तहत पार्टी ने 100 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। यह अभियान बूथ लेवल तक चलेगा। फिर इस अभियान के माध्यम से पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद चल रही है। पार्टी ने इसके लिए अनिल जैन को प्रभारी नियुक्त किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से यानी 11 तारीख से इस अभियान का आगाज होगा और पार्टी ने इसके लिए हर जिले का प्रभारी भी बनाया है। इस अभियान में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये अभियान समर्पण का नहीं है बल्कि चंदा जुटाने का है। साथ ही साथ कांग्रेस ने ये पूछा है कि बीजेपी इतने पैसों का क्या करेगी। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी का एक नया अभियान 11 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान समर्पण का नहीं है बल्कि चंदा उगाने का है, और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा है कि बीजेपी इतने पैसे का क्या करेगी। 11 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का सीधा सवाल बीजेपी से है कि आखिर इतने पैसों का पार्टी क्या करेगी। इस अभियान के लिए बीजेपी ने प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। हर जिले का एक प्रभारी बनाया है। इस अभियान में पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान चर्चा में रहा था, जहां प्रत्येक बूथ पर कई दिग्गज नेता पहुंचे और बूथ को मजबूती देने का काम किया। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय – 11 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह अभियान का प्रभारी अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि यानी 11 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस इस अभियान को लेकर के हमलावर है। सीधे तौर पर यह सवाल पूछा है कि आखिर इतने पैसों का बीजेपी क्या करेगी, और यह भी आरोप लगाया है कि यह समर्पण का अभियान नहीं है बल्कि चंदा उगाने का अभियान है। 11 फरवरी से समर्पण संग्रहण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी इस अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बूथ लेवल तक इस अभियान को चलाया जाएगा और इस अभियान के माध्यम से पार्टी को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम किया जाएगा। अभियान की शुरुआत से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। सियासत हो रही है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर इतने पैसों का बीजेपी क्या करेगी।
और ये भी कहा है कि यह अभियान समर्पण का नहीं है बल्कि चंदा जुटाने का, चंदा उगाने का अभियान है। इस अभियान की खासियत ये होगी कि इसमें जितने भी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो सभी शामिल होंगे। बूथ लेवल तक इस अभियान को चलाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। अभियान के माध्यम से पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है और इसके लिए अनिल जैन को प्रभारी बनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से यानी 11 फरवरी से बीजेपी इस अभियान का आगाज करने जा रही है, शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान को लेकर के लगातार हमलावर है। सवाल पूछा है कि आखिर इतने पैसों का बीजेपी क्या करेगी। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये अभियान समर्पण का अभियान नहीं है बल्कि चंदा जुटाने का अभियान है। अभियान बूथ लेवल तक चलेगा। बीजेपी इसे बूथ लेवल तक चलाएगी। पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत 11 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरुआत करने जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने एक और अभियान चलाया था, बूथ विस्तारक अभियान, और उस अभियान के तहत प्रदेश भर में अलग अलग बूथों पर पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद, नमस्कार। उमेश जी, मैं आपसे सीधे तौर पर यह जानना चाहूंगा कि इस अभियान को पीछे शुरू करने की क्या मंशा है, क्या मकसद है? आजीवन निधि के संदर्भ में पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। आजीवन निधि संग्रहण अभियान जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पर्व की भांति है। जी। हमारे संगठन के पितृ पुरुष माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की भागीरथी तपस्या से उत्पन्न हुआ ये कृपा पाते है जो भारतीय जनता पार्टी की दैनंदिनी की कार्य गतिविधियों के संचालन के अर्थ संग्रहण के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपसी अर्थ सहयोग से एकत्रित की जाने वाली एक ऐसी निधि है जिसमें पार्टी के दैनंदिन। जी उमेश जी, फौरन आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आनंद तारण, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार आनंद जी, हमारे साथ उमेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का ये जो नया अभियान है इसे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। उमेश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आप जो कह रहे थे। जीवन सहयोग निधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक अर्पित की जाने वाली वो राशि है जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के दैनंदिनी कार्यों की गतिविधियों के संचालन के लिए व्यय करी जाती है। जी। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो आजीवन सहयोग निधि की संकल्पना है ये हमारे पितृपुरुष और संगठन के प्राण तत्व श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने संकल्पित करी थी। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपने जीवन काल में ये सुनिश्चय करा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां चलती हैं उन गतिविधियों के संचालन के लिए जो अर्थ की आवश्यकता होती है वो अर्थ सुचितापूर्ण होना चाहिए और कार्यकर्ताओं के द्वारा संचित किया जाने वाला होना चाहिए। प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता न्यूनतम 1000 और अधिकतम जितनी उसकी क्षमता होती है उस क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप ये आजीवन निधि का समर्पण 11 फरवरी को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हमारी जयंती होती है उस जयंती के दिन ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है जिसको हम समर्पण दिवस कहते हैं। समर्पण दिवस के माध्यम से लगभग 80% राशि तो उसी एक दिन में एकत्रित हो जाती है और लक्ष्य से बची शेष 20% राशि को भी शीघ्रातिशीघ्र एकत्रित करा जाता है। और इसका जो विभाजन होता है तो हमारी केंद्रीय इकाई को 50% जाता है, 25% हमारी प्रांतीय की इकाई का जाता है और 25% जो होता है उसमें से जिला इकाइयों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो राशि का एकत्रीकरण होता है इससे भारतीय जनता पार्टी की दैनंदिनी की गतिविधियों का संचालन होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो पावन पर्व है और मुझे लगता है कि भागीरथ के रूप में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने संगठन के ब्रह्मकुंडल से इस गंगा को आहूत करा था। यह जो आजीवन निधि की गंगा है ये भारतीय जनता पार्टी। फौरन आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ चर्चा में आनंद तारण जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी,
बीजेपी का ये जो नया अभियान है इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नया क्या, ये कह रहे हैं कि पुराना अभियान है हमारा, तो शुरू से चल रहा है, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने चालू किया था। जी ये क्लियर हो के ये नया है कि पहले से ही चल रहा है? जी, इस अभियान को लेकर के क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, अभियान अपनी जगह, ये तो क्या है, जो इनका है इंटरनल मामला है, पार्टी के अंदर का मामला है। जी लेकिन ये यही शक्ति अगर जनहित में लगा दें, जनता के उद्धार में लगा दें, क्योंकि आज पूरा मध्य प्रदेश जी महंगाई से पीड़ित है, अव्यवस्थाओं से पीड़ित है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जी अब भारतीय जनता पार्टी अपना पर्व मना रही है, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए पार्टी को। लेकिन पार्टी की आज सरकार है, पिछले 18 वर्षों सरकार है, 4 टर्म होने वाले हैं, अगले साल 4 टर्म हो जाएंगे, और शायद उसके बीच में साल 1.5 साल शायद उनकी सरकार नहीं रही, लेकिन 18 वर्षों में सरकार है, और पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आज तो लूट खसोट का मामला चालू हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जो भोपाल के चारों तरफ के रोड हैं, उसमें 50 किलोमीटर के बाद अपन कहीं भी चले जाओ, रात में निकलना मुश्किल है, परेशान है लोग। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और सरकार अगर इस तरह के उत्सव मना रही है, यही कार्यकर्ता और अगर जनता के हित में काम करें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी बात है। इनका जो कार्यक्रम है वो अपनी जगह चलने चाहिए, इंटरनल मामला, इसमें उस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन क्या जो सरकार 4 बार से सत्ता में है, उसके वो बात करती है कि हमने अच्छी प्रदेश की स्थिति कर ली, लेकिन प्रदेश की स्थिति क्या है, लोग आज आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजें करके और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, तो इससे ये सब जनता तो इन सब चीजों से आत्मसात हो रही है, परेशान हो रही है। अब बाकी इनके जो इंटरनल मामले हैं उसमें हम लोग नहीं बोलते। जी उमेश जी, आनंद जी की बात आपने सुनी, उनका कहना यह है कि प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे में आप महोत्सव मना रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि महोत्सव शब्द ठीक नहीं है जी, और ये तो हमारा प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला अभियान है, और इस अभियान को चलते हुए लगभग 3 दशक से अधिक व्यतीत हो गए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जिस समय इसको प्रारंभ किया था, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिवर्ष अपनी जीविकोपार्जन के साधन में से जो संचित करता है, उसमें से अपनी श्रद्धा अनुरूप न्यूनतम 1000 रुपए पार्टी की निधि में देता है। अधिकतम जिसकी जैसी क्षमता और सामर्थ्य होती है वैसे भेंट करता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लग रहा है कि अपनी दैनंदिनी की गतिविधियों को चलाए जाने के लिए अर्थ निधि संग्रहण का एक बहुत पावन अभियान है, और अन्य राजनीतिक दलों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए अगर वो उपयोगी समझते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, वैसे कांग्रेस अगर उचित समझे तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं से इस प्रकार का अर्थ सहयोग प्रतिवर्ष लेकर अपने संगठन की गतिविधियों का संचालन कर सकती है। तो इससे कार्यकर्ता के भीतर पार्टी के लिए समर्पण का भाव पैदा होता है, पार्टी के प्रति उसके दिल में एक परिवार भाव विकसित होता है, उसको ये लगता है कि पार्टी मेरी है, इस पार्टी के संचालन में मेरा भी योगदान है। हमारा कार्यकर्ता समय भी देता है, श्रम देता है, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का कार्यकर्ता समय देता है, श्रम देता है, पर मुझे लग रहा है कि अर्पण करने का कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का गुण वैशिष्ट्य, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की गुण लाक्षणिकता है, और मुझे लगता है कि अनुकरणीय भी है और अभिनंदनीय भी है। और जो आनंद जी भाई साहब बाकी के अन्य विषय कह रहे थे, निश्चित रूप से सरकार का उत्तरदायित्व, सरकार उनकी तरफ से भी लापरवाह नहीं होती है, पर आजीवन निधि का सरकार के दैनंदिनी के कामों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का ये अभियान भी नहीं है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है वो फौरन आपके पास लौटूंगा, नेतृत्व में काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अर्थ अभियान है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया जाता है। जी उमेश जी, फौरन आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। सुरेश जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का ये जो अभियान है, निधि संग्रहण अभियान, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस इसे लेकर के हमलावर है, और कांग्रेस का कहना यह है कि आखिर इतने पैसे का बीजेपी क्या करेगी? कांग्रेस का अपना काम है, कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है, उसका अधिकार है, विपक्षी पार्टी है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समर्पण राशि के रूप में, सहयोग निधि के रूप में और हर साल एकत्रित करने की इनकी परंपरा है, ये संगठन संचालन का ईमानदारी वाला तरीका है।
अब इसके बाद जो चंदा मिलता है और ये मिलता है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो संगठन की संरचना पहले दिन से हुई थी, उस संरचना में इस प्रकार से फंड एकत्रित करके कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव होता है कि हमारे पैसे से पार्टी चल रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके और इस तरीके का ये जो अभियान है ये निरंतर चलता है, इसलिए नया कुछ भी नहीं है इसमें। नया केवल जो हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि 15-17 साल से सरकार है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं से पैसा एकत्रित करके चलाने की परंपरा में क्या बदलाव की आवश्यकता है, ये एक नई बात हो सकती है। क्या भाजपा का कार्यकर्ता अब भी जो है उसी तरह से चने मुरमुरे वाला है, या उसको भी कुछ ऐसा फायदा हुआ है कि वो पिछली बार 100 रुपया दे रहा था तो इस बार 200 रुपए देने की पोजीशन में आ जाए? ये बातें जरूर समीक्षा की हो सकती हैं। अन्यथा संगठन चलाने का जो संघ तरीका है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं से जो है सहयोग निधि लेती है। आजीवन सहयोग निधि के कार्यकर्ता फिक्स रहते हैं, उनसे हर बार दिया जाता है। इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल सुरेश जी। आनंद जी, मेरा आपसे अगला सवाल यहाँ पे ये भी है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर इतनी एक्टिव दिखाई देती है और कांग्रेस तो यहाँ तक कहती है कि बीजेपी तो 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के साथ ये क्या दिक्कत है? क्यों कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं दिखती जितनी बीजेपी दिखती है? बीजेपी साथ सरकार में है तो वो एक एक्टिविटी अपने आप दिखेगी कि एक्टिव है, क्योंकि वहां तो सब आप देख रहे हो किस तरह से खरीद फरोख्त की ने राजनीति की, ये भी सबने देखा है। किस तरह से दलाली चल रही है ये भी सब देख रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब ये पैसा बोलना कि खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, अब इनके कार्यकर्ता क्या धंधा पानी करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें तो इनके, मैंने क्या बोला कि ये सब इनके इंटरनल मामला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, आज इनके प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं राजनीति में जिस तरह से करना चाहिए। जो सुचिता की बात करते थे वो तो कहीं से कहीं तक नहीं है। जो चाल चरित्र चेहरे की बातें करते हैं वो कहीं से कहीं तक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र सामने दिख रहा है, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। उमेश जी ने बहुत अच्छी बातें करी, बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सब चीज बखान करा, लेकिन जमीनी स्तर पे हम कहाँ हैं? जमीनी स्तर पर किस स्थिति में है, लोग किस तरह से लुटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये भी सब देख रहे हैं। लेकिन जब सरकारें रहती हैं, सरकार में कितना दबाव रहता है, जनता कितना प्रेशर रहता है, ये भी हम सब देख रहे हैं। और किस भावना का प्रयोग करते हैं ये सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, ये भी हम देखते हैं। लेकिन जो चीजें बार बार ये बोलते हैं कि हम जमीनी स्तर पे, भाई जमीनी स्तर पे आप बहुत मजबूत हो, फिर क्या जरूरत थी कि दूसरे दलों के लोगों को आप अपने साथ मिला रहे हो? क्या आवश्यकता थी कि उनको लाके सत्ता में भागीदारी करवा रहे हो? तो अपने पास जो कार्यकर्ता है उनकी कोई इमेज नहीं है आपके सामने, मतलब कि आप दूसरे लोग यार बातें आपने बहुत बड़ी बड़ी कर दी कि हमारा ये स्तर है और हमारी ये बना बाटे और हमारा ये चरित्र है और हमारा ये, अरे भाई सब कुछ है आपका अच्छा, तो क्या आवश्यकता थी कि जो आपका बहुत अच्छी बना बाटे सब कुछ है, फिर आप दूसरी दलों के लोगों को क्यों अपने आप में शामिल कर रहे हैं? ये बड़ी मतलब एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये इनके पास क्या उत्तर होगा इस बात का, कि जो लगातार हम दूसरे दलों के लोगों को ले रहे हैं, उनको पावरफुल मलाईदार विभाग दे रहे हैं, उनको सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, उनके लोगों और जो आपके जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनकी स्थिति क्या है, हम भी वो भी समझ रहे हैं। तो ये जो चाल चरित्र चेहरा ये दिखाते हैं, जो कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है, वो धरातल पे कुछ है, वो तो सब चीजें समझ में नहीं आ रही। मैं तो सुरेश शर्मा जी से ही पूछना चाहता हूँ, क्या जो जिन चीजों को लेकर कुशावाह ठाकरे है और उन लोगों ने जो इनकी संरचना की थी, तो उसमें ये कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? अपन ने ये सब चीजें सामने खड़ी हैं, इन सब चीजों की भी अपन देखेंगे। ये सब जो प्रश्न खड़े हैं कि जो चाल चरित्र चेहरे की बातें करती थी, ये दूसरी पार्टी लाइन से अलग हटने की बात करती थी, आज उस पार्टी का चरित्र, उसका चेहरा कितना घिनौना हो गया, ये भी हम सब देख रहे हैं। जी आनंद जी, मैं सुरेश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उमेश जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपने आनंद जी की बातें सुनी, उन्होंने आपके ऊपर आरोपों की बौछार कर दिया, क्या कहेंगे? नहीं, आनंद जी के आरोपों से हम लोग जरा से भी विचलित नहीं है, और आनंद जी के जो आरोप है वो स्वाभाविक रूप से सतही भी है और राजनीतिक भी है। और लोकतंत्र का ये वैशिष्ट्य होता है कि उसमें जो विपक्षी दल होता है उसको सदैव आलोचनात्मक मूड में रहना चाहिए, और हम तो सकारात्मक भाव वाले हैं। हम तो निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो उनकी आलोचनाओं को हम सुनते हैं, मुस्कुराते हैं,
और हमको मालूम है कि इस आलोचना का जो पुट है वो राजनीतिक है, इस आलोचना का जो स्तर है वो सतही है। इस आलोचना के अंदर मुद्दा विहीन आलोचना है, तो जो आलोचना मुद्दा विहीन होती है वो किसी भी राजनीतिक दल को कभी विचलित नहीं करती है। और खास करके सत्तारूढ़ दल अगर किसी आलोचना से विचलित होगा तो तब दो ही स्थिति में हो सकता है कि या तो राजनीतिक दल कोई प्रमाण पूर्वक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप लगा दे कि जिससे जनता की नजर में हम कटघरे में खड़े हो जाए, या सरकार की जो कार्य पद्धति है उसके ऊपर कोई ऐसा संगीन आरोप लगा दे। तो मुझे लग रहा है कि जो आनंद जी भाई साहब ने बातें कही है वो तो राजनीतिक बातें हैं और परंपरागत रूप से कही जाती है। भूमिकाओं का परिवर्तन होता है। हम सत्तारूढ़ दल में होते तो भाषा भिन्न प्रकार की होगी, विपक्ष में होंगे तो भाषा भिन्न प्रकार की होगी। तो चूंकि इस समय आनंद जी का राजनीतिक दल विपक्ष में है इसलिए भाषा भिन्न प्रकार की है। और जहां तक आज की हमारी डिबेट का विषय है तो मुझे लग रहा है कि हमारी डिबेट का विषय आपने जो केंद्रित करा है वो आजीवन निधि पर केंद्रित करा है। तो जो सुरेश जी भाई साहब कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आजीवन निधि जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना आंतरिक कार्यक्रम है। और जो सुरेश जी ने एक बात कही थी कि भाई इसमें अगर परिवर्तन किया जा सकता है तो केवल ये किया जा सकता है कि चूंकि अब 18 साल की सरकार आ गई है तो क्यों ना कार्यकर्ता से लेना बंद कर दिया जाए। तो सुरेश जी भाई साहब को मैं ये विनयशीलता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने कार्यकर्ता से कभी लेना बंद नहीं करेंगे। सरकार हमारे लिए साध्य नहीं है, सरकार साधन मात्र है। सरकारों की आवाजाही जो है वो मतदाताओं की बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर होती है। ये मतदाताओं का विशेष अधिकार होता है कि किस सरकार को वो कितने दिनों की सांसें प्रदान करता है। हर 5 वर्ष में सरकार को मैंडेट लेने जाना पड़ता है। हर 5 साल में सरकार अपना ऑडिट चेक कराने जनता के बीच में जाती है। तो हमारा संगठन तो अहर्निश है, हमारा संगठन चिरंजीवी है, हमारा संगठन अमर्त्य है। तो इस अमर्त्य संगठन को, इस संजीवन संगठन को, इस चिरंजीवी संगठन को निरंतर चिरकाल तक चलायमान रखने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा कार्यकर्ता चाहे हम सरकार में हो या ना हो, अनुकूलता में हो, प्रतिकूलता में हो, हर परिस्थिति में, और केवल सरकार या संगठन नहीं, कार्यकर्ता भी अनुकूल स्थिति में होगा या प्रतिकूल स्थिति में होगा। भारतीय जनता पार्टी के आज भी 95% कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनकी मुझे लग रहा है कि प्रतिदिन की आय जो है वो 500 से 1000 रुपए से के भीतर है। तो ऐसा कार्यकर्ता जब 1000 रुपए का समर्पण देता है तो कहीं ना कहीं उसके भीतर जो है वो एक परिवार भाव जागता है। उसको लगता है कि ये संगठन जो है, इस संगठन को जीवित रखने में मेरा भी योगदान है। तो ये भाव समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए आजीवन निधि को तो कभी भी विराम देने का या समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी सुरेश जी, आपने दोनों ही मेहमानों की बातें सुनी, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये पार्टी का अपना निर्णय है और पार्टी के निर्णय के लिए हम लोग कोई प्रेशर नहीं बना सकते। हम लोग तो अखबार वाले हैं, पत्रकार लोग हैं। हमारा काम ये थोड़ी है राजनीतिक पार्टियां क्या कैसे चेंज करें या नहीं करें। हमारा तो कहना ये है, मैंने तो केवल इस संदर्भ में कहा था कि एक सरकार में रहते हुए भी कार्यकर्ताओं से लेने की परंपरा है तो उसमें कुछ बदलाव की संभावना देखी जा रही है क्या। पर मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि भाजपा परिवारवाद वाली पार्टी बची है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से कवर किया है भाजपा को और मैं कम से कम 40 वर्ष से देख रहा हूँ। एक जमाना था कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी जो है वो परिवार की पार्टी थी जी। लेकिन उसमें परिवारवाद था, ये लगता था कि हम परिवार में जी रहे हैं। उमेश जी की जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा परिवार का एक व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा सभी को लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। तो ये भाव जरूर था, लेकिन जब से जो है, एक बार मैंने कैलाश सारंग जी से ये बात कही थी, मैंने कहा पार्टी प्रोफेशनल हो गई है, तो बोले आप लोग भी प्रोफेशनल हो जाओ जी। तो ये पार्टी प्रोफेशनल हो गई है और जो बूथ विस्तारक योजना चली है उसके बाद तो डिजिटलाइज पार्टी हो गई है ये। तो परिवार जहां डिजिटल आ जाता है वहां संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। और ये कहना कि ये भाषण में अच्छा लगता है कि संवेदनाएं बची हैं, कोई संवेदनाएं नहीं बची। अनेकों कार्यकर्ता परेशान हाल में घूम रहे हैं। आनंद तारण जी कई मामलों में आरोप लगाते होंगे, लेकिन उनकी बात में ये दम है कि भाजपा का मूल कार्यकर्ता है वो आज जो है ये छगासा महसूस कर रहा है कि जिसने 40 साल दिए हैं, जिसने 3-3 पीढ़ियां दी हैं और उसके बाद मलाई चाटने वाले विभाग किसी और को दे दिए। निगम मंडल में जिन 4 संगठन मंत्रियों को तोहमत लगा करके हटाया गया था उनको जो है निगम मंडल में पदाधिकारी बना के बैठा दिया। उमेश जी को तो नहीं बनाया। भाई जो संगठन मंत्री जिनने संगठन का काम दायित्व सलीके से नहीं कर रहे थे उनको हटाया गया। इंदौर के अंदर जो है इंदौर उसके आईडीए के अध्यक्ष बना दिया एक संगठन मंत्री को। जो संगठन नहीं चला सकता था उसको जो है आरडीए चलाने की जिम्मेदारी दे दी, हाउसिंग बोर्ड चलाने की जिम्मेदारी, पाठ्य पुस्तक निगम चलाने की जिम्मेदारी दे दी। तो क्या जो संगठन नहीं चला सकते थे वो ये कर लेंगे क्या? तो संवेदनाएं नहीं बची।
सब लोग अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई संवेदना की बात नहीं करना चाहिए। परिवार का विषय 95% खत्म हो गया है जी। भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल हो गई है और डिजिटल हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति और आज के स्तर पर भी यही स्थिति है। इसलिए मेरे जैसे पुराने जो पत्रकार हैं या समीक्षक हैं या आलोचक हैं या प्रशंसक हैं, उनके दिमाग में ये बात आती है कि भैया आप जब कार्यकर्ता की सुधि नहीं ले रहे हो तो आप उसकी भावनाओं का दोहन क्यों करते हो, आप उसमें चेंज करिए। ये मेरी मानसिकता थी। मैंने ये थोड़ी कहा कि भाजपा बंद कर दे लेने के लिए। जी जी। आनंद जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, आपने सुरेश जी को सुना, उन्होंने दो शब्दों का उपयोग किया, एक है प्रोफेशनल, दूसरा है डिजिटल, कि बीजेपी जो है प्रोफेशनल हो गई है और डिजिटलाइज कर रही है। क्या कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी पीछे है? नहीं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी कार्यकर्ता है और वो बिल्कुल पूरी मानसिकता के साथ कांग्रेसी हैं और जनता के सेवक हैं। लेकिन जो सुरेश जी ने आरोप लगाया वो नितांत सही है, उसमें कहीं कोई नहीं। मैंने बात करी ना आपसे, जो चना चिरौंजी खाकर, मैंने पहले कभी बोला था, आज तो नहीं बोला था, लेकिन जो चना चिरौंजी खाकर जिन्होंने इस पार्टी को उल्लंघित किया है, प्रश्रित किया है, उनके हालात क्या है जी। आज जैसे उमेश जी की बात की, तो इन जैसे कार्यकर्ता जो ईमानदारी से बात कर रहे हैं, पार्टी की बातों को रख रहे हैं, उनके स्तर क्या है? आज जिन्होंने अपनी मात्र पार्टी से गद्दारी कर आपकी पार्टी में आए हैं, उनको आपने मलाईदार विभाग दे दिए, उनको मलाईदार में आपने सरकारी संसाधनों में उनकी भागीदारी दे दी। और जो आपके कार्यकर्ता थे वो आज क्या है, वो तो अपने आप को लोटा पिटा महसूस कर रहे हैं कि आज 4 टर्म से हमारी सरकार है जी, बैठे हैं हम, और हमारी क्या उपेक्षा हो रही है, हमारा क्या सम्मान बढ़ा है। लेकिन किस तरह से आपने हिंदुत्व की भावना के साथ उन्हें केवल हिंदुत्व की कपाट पढ़ाकर आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी मानसिकता के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, जो आपका चरित्र था वो है कहाँ? जो आपका चाल चरित्र चेहरे की आप बात करते थे। जी आनंद जी, समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुरेश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस चर्चा में। तो आज हमने जिस विषय पर चर्चा की है, बीजेपी का समर्पण संग्रहण अभियान शुरू होने जा रहा है 11 तारीख से, और इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि आखिर इतने पैसे का बीजेपी क्या करेगी। तो IND की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।